Chapter 100 The program begins. बाहर चेन बिंगयू ने ये हुआन का पीछा किया और उसकी ओर देखा। जियो जुवान, शाबाश। हालांकि क्या आपकी बड़ी बहन ने आपको ये क्षमता सिखाई है? क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे यदि मैं कहूं कि मैंने इसे स्वयं सीखा है? मुझे लगता है कि आप एक प्रतिभाशाली प्रतियोगी हैं। चेन बिंगयू बोलते समय फूट फूट कर मुस्कुराई। वह जिनलिंग विश्वविद्यालय में वित्त विभाग की छात्रा थी। जिनलिंग विश्वविद्यालय चीन के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक था, जबकि वित्त विभाग के बारे में अधिक विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ से स्नातक करने वाले छात्रों से चीन की प्रमुख ब्रोकरेज फर्मों द्वारा लड़ाई की जाएगी। हालांकि आज सभी वित्त छात्र अपनी कक्षाओं में एक बच्चे से हार गए। उन्हें डर था कि अगर बात फैल गई तो उन्हें भविष्य में नौकरी नहीं मिल पाएगी। चलो चलें, जियो जुवान। चेन बिंगयू को तुरंत ऐसा लगा जैसे उसे किसी बच्चे ने कुचल दिया हो। उसे एक झटका लगा था। फिर वह ये हुआन को अपने घर ले आई। ये जुवान का यहाँ पहली बार नहीं था। उसने अपनेपन से फ्रिज से कोला निकाला। दोपहर में ये हुआन के सुबह के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करने के लिए चेन बिंगयू ने एक बड़ा भोजन बनाया। ये कहना होगा कि उनके कौशल बुरे नहीं थे। उन्होंने भरपेट खाया और पिया। फिर वे दोनों एक दूसरे से लिपट गए और गहरी नींद सो गए। जब वे उठे तो रात हो चुकी थी। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। ठीक है, दो आलसी कुत्ते एक साथ आए। छोटी हुआन, ये लगभग समय है। क्या हम आपकी बहन का शो एक साथ देखेंगे? आज एक लाइव स्ट्रीम है। जैसे ही चेन बिंगयू ने बात की, उसने टेलीविजन चालू कर दिया और टेलीविजन पर लाइव स्ट्रीम पेश किया। ये जुवान ने लाइव स्ट्रीम स्क्रीन को देखा। पिक्सेल टेलीविजन प्रसारण की तरह स्पष्ट नहीं दिख रहे थे, इसलिए उन्होंने पूछा, सिस्टर बिंगयू, आप लाइव स्ट्रीम क्यों देख रही हैं? क्या टेलीविजन लाइव स्ट्रीम अच्छा नहीं है? चेन बिंगयू ने हंसते हुए उत्तर दिया, आप एक बच्चे हैं, लेकिन आपकी आवश्यकताएं काफ़ी अधिक हैं। मैं आपको बता दूं, लाइव स्ट्रीम पर टिप्पणियां होती हैं। ये बहुत दिलचस्प लग रहा है। आधुनिक कीबोर्ड योद्धा टिप्पणियों में छिप गए। कभी कभी टिप्पणियों की गुणवत्ता शो से कहीं अधिक दिलचस्प होती थी। जैसे ही चेन बिंगयू ने कहा, उसने बहुत सारे फल धोए। वह तरह तरह के स्नैक्स और चॉकलेट भी लेकर आई। जियो जुवान, पीछे मत हटो। देखें कि क्या आपको ये पसंद है। यदि आप नहीं करेंगे तो मैं इसे बदल दूंगा, चेन बिंगयू ने कहा। फिर ये हुआन ने चेन बिंगयू की ओर देखा और कहा, मेरी चौथी बहन आपका अच्छा वर्णन करती है। चेन बिंगयू तुरंत स्तब्ध रह गए। इसका क्या मतलब था? मुझे बताओ, तुम्हारी चौथी बहन ने मेरा वर्णन कैसे किया? चेन बिंगयू अवाक थे। अच्छा काम, ये चान। ये सचमुच काफी सटीक था। वे दोनों बातें कर रहे थे। मूल्यांकन कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया था। हे भगवान, मेरे द्वारा देखे गए पिछले एपिसोड की तुलना में मंच बदल गया है। इस मंच की नीली और सफ़ेद चीनी मिट्टी की शैली को देखते हुए यह इस शो पर और भी अधिक सूट करता है। जब चेन बिंगयू ने मंच शैली देखी तो वह आहें भरने से खुद को नहीं रोक सकी। स्टूडियो विशेष रूप से इस शो के लिए बनाया गया था और सुंदर था। बीच में मूल्यांकन तालिका में नीले और सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन डिज़ाइन था, जिससे ये बेहद सुंदर लग रहा था। बाईं ओर विशेषज्ञों के बैठने का क्षेत्र था। उस पर 4 सीटें लगाई गई थीं। चारों विशेषज्ञ टेलीविजन के दिग्गज थे। उनकी विशेषज्ञताएं अलग अलग थीं। न केवल कोई संघर्ष नहीं होगा, बल्कि यह बड़ी संख्या में खजाना खोजने वालों के लिए अधिक स्थान भी प्रदान करेगा। जैसे ही चेन बिंगयू ने 4 विशेषज्ञों को देखा, उसने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, तसक, यह एपिसोड थोड़ा प्रभावशाली लग रहा है। आमतौर पर 4 चीनी विशेषज्ञों में से 2 प्रभारी होते हैं। आज ये चारों एक साथ आ रहे हैं। चेन बिंगयू आमतौर पर सेंट्रल टीवी के इस मूल्यांकन कार्यक्रम को देखती थी, इसलिए वह विभिन्न प्रक्रियाओं और कर्मियों से परिचित थी। अब उसने कथावाचक के रूप में काम किया और ये जुवान को बताया। चेन बिंगयू की भारी प्रतिक्रिया देखकर ये हुआन ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ, सिस्टर बिंगयू? कौन है वे? ये देखकर कि ये हुआन इन लोगों के नाम नहीं जानता,
चेन बिंगयू ने कहा, ये लोग सभी प्रसिद्ध हस्तियां हैं। चेन बिंगयू को ऐसे मूल्यांकन कार्यक्रम देखना काफी पसंद था। वह पिछले लगभग सभी कार्यक्रम देख चुकी थी। आखिरकार वह अपने क्षितिज का विस्तार कर सकती थी और अन्य लोगों के संग्रह की कीमत आसमान छू सकती थी। उसे अचानक अमीर बनने का आश्चर्यजनक अनुभव भी हो सकता है। इतना कुछ देखने के बाद वह इनमें से कुछ विशेषज्ञों से परिचित हुई। ये सभी लोग तियानजिन के पंजियायुवान मार्केट 1 में बहुत प्रसिद्ध हैं। जब से वे कई कार्यक्रमों में दिखाई दिए, देश भर से अनगिनत लोग खजाने का मूल्यांकन करने के लिए उनकी तलाश में आए हैं। चेन बिंगयू ने पहले भी प्रासंगिक लेख देखे थे। तस्वीरों में मूल्यांकन के लिए कतार में खड़े लोगों की लंबी लाइन लग गई। चेन बिंगयू टेलीविजन के सामने चले गए और उस पर बैठे विशेषज्ञ की ओर इशारा किया। ये व्यक्ति झाओ युआन है, ये ली तियानशिंग है और यह झो फैंग है। दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा की तुलना उनकी प्रतिष्ठा से नहीं की जा सकती। उसका नाम झांग तियान है। इस समय एमसी बाहर चला गया। वह थोड़े प्रसिद्ध पुरुष एमसी भी थे। उन्होंने सफ़ेद सूट पहना हुआ था और काफ़ी ऊर्जावान लग रहे थे। उन्होंने सबसे पहले उपस्थित दर्शकों का अभिवादन किया, फिर विज्ञापन प्रायोजकों की एक लंबी सूची पढ़ी। वह बहुत तेजी से बोले, जिससे मंच के नीचे मौजूद दर्शक तालियां बजाने लगे। एमसी के बारे में टिप्पणियां आती रहीं। क्या एमसी का मुंह की राय पर है? बहुत दिलचस्प। हाँ, मैंने उसे पहले भी मेज़बान होते देखा है। ये हमेशा से उनकी शैली रही है। ये जल्दबाजी और व्यस्त गति मूल्यांकन कार्यक्रम के साथ जोड़े जाने पर बहुत जादुई है। फिर एमसी मुद्दे पर आया। इसके बाद आइए आज के शो के लिए हमारे 2 विशेष मेहमानों ये चान और हुआ दशान का स्वागत करें। दर्शकों की उत्साहपूर्ण तालियों के बीच ये चान गुलाबी लाल फीनिक्स के आकार के चोंगसम में बाहर निकले। फीनिक्स को रंगीन कढ़ाई के धागों से थोड़ा थोड़ा करके सिल दिया गया था और फीनिक्स की लपटें महंगे सुनहरे धागों से बनाई गई थी। ये चैन का स्वभाव आश्चर्यजनक था। न केवल वह फीनिक्स चेओंगसम की आभा से दबी नहीं थी, बल्कि वह सुरुचिपूर्ण ढंग से और स्वाभाविक रूप से बाहर चली गई, जैसे कि वह फीनिक्स की मालिक थी। चाहे वह उनका बेहतरीन मेकअप हो या उनका खूबसूरत फिगर, वे सभी परफेक्ट थे। इससे दर्शक उबल पड़े। टिप्पणियां ये चान की सुंदरता के बारे में विस्मयादिबोधक से भरी हुई थी। ये चान का पहनावा आज बहुत सुंदर है। केवल ये चान का स्वभाव ही ऐसा है। आम लोग फीनिक्स चेओंगसम बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते। यहाँ तक कि ये जुबान भी स्तब्ध थी। आज उनकी चौथी बहन की पोशाक वास्तव में आश्चर्यजनक थी। इसे अद्वितीय और सुंदर कहा जा सकता है। ये चान ने मुस्कुराते हुए सभी का अभिवादन किया। सभी को नमस्कार, मैं ये चान हूँ। इस समय सभी ने देखा कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति ये चैन के बगल से निकल रहा था। उन्होंने काला स्वेटर और चश्मा पहना हुआ था और थोड़े खूबसूरत लग रहे थे। एमसी के परिचय के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति प्राचीन वस्तुओं का शौकीन था और उनकी प्रोडक्शन टीम द्वारा चुना गया एक विशेष अतिथि था। सामान्य लोग स्वाभाविक रूप से ये चान जितने लोकप्रिय नहीं थे, इसलिए एमसी ने भी अधिकांश बातचीत ये चान पर केंद्रित की। ये चान, मैंने सुना है कि तुम एक बहुत प्रसिद्ध सपने देखने वाले हो। आप आमतौर पर किसी लोकप्रिय विज्ञान में संलग्न होते हैं और सांस्कृतिक अवशेष मूल्यांकन में कुछ अनुभव रखते हैं, है ना? ये चैन ने माइक्रोफोन लिया और बहुत विनम्रता से उत्तर दिया, मैं केवल थोड़ा ही जानता हूँ। इसके अलावा प्राचीन वस्तुएं बहुत गहन हैं। मुझे आशा है कि भाई हुआ बाद में दया दिखाएंगे। एक सरल वाक्य के साथ हुआ दशान, जिसे छोड़ दिया गया था, का उल्लेख किया गया था। हुआ दशान ने ये चैन की ओर कृतज्ञतापूर्वक देखा। उन्होंने माइक्रोफोन लिया और विनम्रता से उत्तर दिया, मिस ये बहुत विनम्र हैं। मैंने आपकी लाइव स्ट्रीम देखी है। ये जीवंत और दिलचस्प है। मैं बता सकता हूँ कि सांस्कृतिक विरासत के प्रति आपके मन में गहरी सराहना है। मैं जानता हूँ कि हर पंक्ति में शीर्ष पर पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एमसी ने हंसते हुए कहा, मेहमानों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज हमने जिन 4 विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है वे सभी उद्योग में उत्कृष्ट हैं। थोड़ी देर में हम उन्हें मूल्यांकन के कुछ गुर सिखाने के लिए आमंत्रित करेंगे।
मुझे आशा है कि यह बाद में प्रश्नोत्तरी के लिए उपयोगी होगा, ठीक है। कैमरा स्वाभाविक रूप से विशेषज्ञों की सीटों की ओर मुड़ गया। कैमरामैन ने सीधे कैमरा झाओ युआन की ओर बढ़ाया। झाओ युआन ने कुशलतापूर्वक सभी का अभिवादन किया। सभी को नमस्कार। आज हमेशा की तरह हम सभी को खजाना इकट्ठा करने की एक तरकीब बताएंगे। जैसा कि सभी जानते हैं, प्राचीन काल से ही कई संग्राहकों द्वारा प्रसिद्ध सुलेख टुकड़े और पेंटिंग की मांग की जाती रही है। हालांकि जब हम इसका मूल्यांकन कर रहे हैं तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि एक सुलेख कार्य या पेंटिंग एक प्रतिकृति है। इस बिंदु पर झाओ युआन एक पल के लिए रुके और सभी को अपनी लय का पालन करने दिया। हम आमतौर पर प्राचीन चित्रकला प्रतिकृतियों को 3 स्तरों में विभाजित करते हैं। प्रतिकृतियों का पहला स्तर केवल स्वरूप में समानता का अनुसरण करता है। दूसरे शब्दों में, नकल करने वाले के पास एक निश्चित स्तर की कलात्मक नींव होती है। वे यंत्रवत प्रसिद्ध सुलेख टुकड़ों और चित्रों की नकल करेंगे। कुछ लोग बहुत निम्न स्तरीय मनगढ़ंत विवरण भी शामिल करेंगे। ये सुलेख टुकड़ों और चित्रों को अलग करने का सबसे आसान प्रकार है। जहाँ तक दूसरे प्रकार की नकल की बात है, ये और भी अधिक उन्नत है। नकल करने वाला इस प्रसिद्ध कलाकार की पेंटिंग तकनीक का अध्ययन करेगा और मूल पेंटिंग को एक प्रति के रूप में उपयोग करेगा। इसमें और अधिक तकनीक शामिल होगी। पेंटिंग की प्रक्रिया के दौरान नकल करने वाला अंत तक सहज स्ट्रोक का उपयोग नहीं करेगा। इसके बजाय वे पेंटिंग में जो रंग और स्याही होनी चाहिए, उसे भरने के लिए नकल तकनीकों का उपयोग करेंगे। इस तरह उनके ब्रशवर्क और स्ट्रोक का फोकस मूल कलाकार से बहुत अलग है। ये बेहद सख्त दिखता है। यद्यपि यह एक क्लोन के समान है, सामान्य संग्राहक आसानी से धोखा खा जाएंगे यदि वे अपनी लेखनी और हाव भाव में कलात्मक अवधारणा नहीं देख सकते हैं। तीसरे प्रकार में कला जगत के कुछ प्रसिद्ध विशेषज्ञ या यहाँ तक कि उन प्रसिद्ध उस्तादों के समान संप्रदाय के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। ये नकलची कमाल के हैं। उनके पास न केवल शानदार पेंटिंग कौशल है, बल्कि वे मूल कार्यों के रचनात्मक विचारों और अवधारणाओं को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उदाहरण के लिए, झांग दाकियान ने शी ताओ की नकल की, क्यूई लियांची ने क्यूई बैशी की नकल की, इत्यादि। इन नकलचियों ने मूल रूप से मूल लेखक के विभिन्न चित्रकला कौशल और कलात्मक अवधारणाओं में महारत हासिल की है। उनके काम पहले से ही शीर्ष पायदान पर हैं। हालांकि बहुत कम नकल करने वाले कलाकार हैं जो इस तरह के कौशल हासिल कर सकते हैं। अंतर बताने में सक्षम होने से पहले प्रत्येक टुकड़े को लंबे समय तक देखना पड़ता है। झाओ युआन ने बोलना समाप्त करने के बाद मंत्रमुग्ध दर्शकों की ओर देखा और निष्कर्ष निकाला, इसलिए इससे पहले कि हम एक निश्चित मास्टर के कार्यों को इकट्ठा करें, सबसे महत्वपूर्ण बात उनके ब्रशवर्क और पेंटिंग अवधारणाओं को समझना है। हमें उनके प्रसिद्ध कार्यों के विवरण का और अधिक विश्लेषण करना होगा। केवल तभी हम वास्तव में जान सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और एक ही बार से लक्ष्य पर प्रहार कर सकते हैं। ठीक है, मैं आज मूल्यांकन के बारे में अपना सामान्य ज्ञान साझा करूंगा। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्हें काफी देर तक तालियां मिली। मंच के नीचे मौजूद दर्शकों ने उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त की और झाओ युआन की जोर शोर से प्रशंसा की। शिक्षक झाओ, आप वास्तव में अद्भुत हैं। आप बहुत ज्ञानी और प्रतिभाशाली हैं। शिक्षक झाओ वास्तव में एक शीर्ष मूल्यांकन करता है। उनके कुछ ही शब्द हमारे लिए लंबे समय तक पचाने के लिए काफ़ी हैं। आपका एक वाक्य 10 साल की पढ़ाई से बेहतर है। ये जुबान ने ये सुनने के बाद अपने बगल में चेन बिंग्यू की ओर देखा और देखा कि वह ऐसी लग रही थी जैसे उसने कुछ सीखा हो। क्या झाओ युआन बहुत शक्तिशाली है? ये जुबान ने उत्सुकता से पूछा। चेन बिंग्यू ने जोर से सिर हिलाया और बहुत आश्वस्त दिखे। जियो हुआन, शिक्षक झाओ न केवल पंजियायुआन बाजार के विशेषज्ञ हैं, बल्कि पहले संग्रहालय के भी विशेषज्ञ हैं। मैंने सुना है कि वह एक बहुत प्रसिद्ध कलेक्टर भी हैं। क्या आप उस कांक्षी चीनी मिट्टी के फूलदान के बारे में जानते हैं? ये वह बड़ी चोरी है जो उसने अतीत में एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान से उठाई थी। जब ये हुआन ने कांक्षी चीनी मिट्टी के फूलदान का नाम सुना, तो वह अपनी भौहें ऊपर उठाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये चीनी मिट्टी का फूलदान बहुत प्रसिद्ध था।
यहाँ तक कि इसने फॉरबिडन सिटी के मूल संग्रह में असली टुकड़े को भी बदल दिया। इसे अमूल्य कहा जा सकता है। कहानी खत्म। अलविदा।